साथियों, आप सभी का इस प्लेटफॉर्म पर स्वागत है। इस वीडियो में हम लोग जो है डेली न्यूज डिस्कशन के तहत 11 अप्रैल 2024 के जनसत्ता न्यूज़पेपर को देखेंगे और इस न्यूज़पेपर में जो भी करंट अफेयर, जीएस या मैपिंग के दृष्टिकोण से महत्वपूर्ण है हमारे प्रतियोगी बच्चों को, उन सभी टॉपिक को यहाँ पर हम लोग उसकी चर्चा करेंगे। और आगे बढ़ने से पहले आप सभी से मेरा अनुरोध है कि यदि आप प्रतियोगी परीक्षाओं की तैयारी करते हैं तो आपको अपनी आदत में सुधार करना चाहिए कि आप डेली अपनी पसंद का कोई एक न्यूज़पेपर, चाहे वो इंग्लिश का हो या हिंदी का हो, एक अच्छा न्यूज़पेपर आपको पढ़ने की आदत डालनी चाहिए। और साथ ही साथ यदि आप इस न्यूज डिस्कशन को देखते हैं, आपको जो भी महत्वपूर्ण पॉइंट लगते हैं उसको आपको एक कॉपी या डायरी में उसको नोट डाउन करना चाहिए। वो आपके लिए काफी कारगर साबित होगा। वर्तमान समय में सबसे बड़ी समस्या हमारे और आपके साथ ये है कि हम सभी पीडीएफ चाहते हैं। हम चाहते हैं कि कोई नोट्स बना करके हमको दे दे, हम उसका प्रिंट आउट निकाल लें या उसका पीडीएफ लेकर के हम पढ़ लें। हम खुद मेहनत नहीं करना चाहते। देखिए, नोट्स आपकी स्वयं की होती है। दूसरे की आप नोट्स ये फोटोकॉपी या प्रिंट आउट लेते हैं तो वो आपकी नोट्स नहीं है। तो प्रयास करिए आप स्वयं की नोट्स बनाएं, चाहे वो करंट अफेयर या किसी भी चीज की नोट्स आपको स्वयं बनानी चाहिए। आप देखेंगे लंबे वक्त में वो आपके लिए काफी कारगर साबित होगी। मेरा आप सभी से अनुरोध है, आप चाहे तो इसको माने या ना माने। चलिए हम लोग आज के डिस्कशन पे चलते हैं। देखिए, पहले पेज पे जो सबसे लास्ट में आप देखेंगे, यहां पर क्यूएस रैंकिंग के बारे में दिया गया है। क्यूएस रैंकिंग जो विश्व के जो महत्वपूर्ण शैक्षिक संस्थान होते हैं उनकी रैंकिंग निकालता है। तो ये क्यूएस रैंकिंग का या क्यूएस का फुल फॉर्म क्या होता है, इसको भी आप याद रखिएगा। क्वा क्वेरली साइमेंट्स, यहां पे लिखा है क्वा क्वेरली साइमेंट्स होता है। तो इसी के संबंध में यहां पर हम लोग बात करेंगे। देखिए, वैश्विक क्यूएस विश्वविद्यालय रैंकिंग के अनुसार यहां पर उन्हीं संस्थानों की बात की गई है जो भारत के हैं, और भी कुछ अन्य महत्वपूर्ण पॉइंट की बात की गई है जो हमारे लिए काफी महत्वपूर्ण है। तो देखिए, वैश्विक क्यूएस विश्वविद्यालय रैंकिंग के अनुसार जवाहरलाल नेहरू विश्वविद्यालय, जिसे हम लोग शॉर्ट में जेएनयू कहते हैं, भारत में सर्वोच्च रैंक वाला विश्वविद्यालय है। ठीक है। विकास अध्ययन श्रेणी में देखिए किस कैटेगरी में रखा गया है, तो विकास अध्ययन श्रेणी में यह विश्वविद्यालय विश्व स्तर पर 20वें स्थान पे, जबकि भारत में देखें तो पहले नंबर पे है। ठीक है। उच्च शिक्षा विशेषण संबंधी कंपनी क्वा क्वेरली साइमेंट्स क्यूएस लंदन की ओर से, ये कहां की संस्थान है, लंदन की ओर से जो है घोषित विषय आधारित प्रतिष्ठित रैंकिंग में 59 भारतीय विश्वविद्यालयों ने जगह बनाई है। देखिए, इसमें भारतीय प्रबंधन संस्थान आईआईएम अहमदाबाद, जो कि गुजरात का है, व्यवसाय एवं प्रबंधन अध्ययन श्रेणी में विश्व के शीर्ष 25 संस्थानों में से एक है। इसी तरह से भारतीय प्रौद्योगिकी संस्थान आईआईटी मद्रास, दिल्ली और बॉम्बे ने भी दुनिया के 50 शीर्ष संस्थानों में जगह बनाई है। चेन्नई स्थित सविता इंस्टीट्यूट ऑफ मेडिकल एंड टेक्निकल साइंसेज दंत चिकित्सा अध्ययन श्रेणी में विश्व स्तर पर 24वें स्थान पर है, और भारत के स्तर पर देखें तो नंबर 1 पर है। वहीं 25 विषयों के अध्ययन के लिए दिल्ली विश्वविद्यालय था, जिसे हम लोग शॉर्ट में डीयू कहते हैं, को दुनिया के शीर्ष विश्वविद्यालयों में से एक के रूप में नामित किया गया है। आईआईटी मद्रास को पेट्रोलियम इंजीनियरिंग में 29वां स्थान और इंजीनियरिंग यांत्रिक वैमानिकी व विनिर्माण में 44वां स्थान प्राप्त हुआ है। वहीं आईआईटी दिल्ली जो है वो कंप्यूटर विज्ञान व सूचना तंत्र में 63वें, इंजीनियरिंग इलेक्ट्रिकल व इलेक्ट्रॉनिक में 55वें अर्थात 55वें, और इंजीनियरिंग सिविल व संरचनात्मक में 39 या 39वें स्थान पर है। आईआईटी बॉम्बे को रसायन विज्ञान में 95वें, केमिकल इंजीनियरिंग में 64 अर्थात 64वें, गणित में 89 अर्थात 89वें, खनिज व खनन इंजीनियरिंग में 25वें 25, और डेटा विज्ञान व कृत्रिम मेधा में 30 या 30वीं रैंकिंग हासिल हुई है। क्यूएस की मुख्य कार्यकारी या सीईओ जेसिका टंडन ने कहा कि भारत के सामने सबसे बड़ी चुनौतियों में से एक है वो है गुणवत्तापूर्ण शिक्षा। उन्होंने कहा कि 2020 की राष्ट्रीय शिक्षा नीति में 2035 तक, ये आंकड़े महत्वपूर्ण है, 2035 तक 50% सकल नामांकन अनुपात का महत्वाकांक्षी लक्ष्य निर्धारित किया गया है। उन्होंने कहा कि क्यूएस ने यह गौर किया है कि भारत के निजी तौर पर संचालित 3 उत्कृष्ट संस्थानों के कई कार्यक्रमों ने इस साल प्रगति की है, जो भारत के उच्च शिक्षा क्षेत्र को आगे बढ़ाने में अच्छी तरह से विनियमित निजी प्रावधान की सकारात्मक भूमिका को प्रदर्शित करता है। हालांकि मानकों में सुधार, उच्च शिक्षा तक पहुंच, विश्वविद्यालयों की आभासी तैयारी और वैश्विक प्रतिस्पर्धात्मकता के लिए अब भी बहुत काम किया जाना बाकी है, लेकिन यह स्पष्ट है कि भारत सही दिशा में महत्वपूर्ण कदम उठा रहा है। क्यूएस के अनुसार भारत दुनिया में सबसे तेजी से विस्तार करने वाले शोध केंद्रों में से एक है। उसने कहा कि 2017 से लेकर के 2022 के बीच शोध में 54% तक की वृद्धि हुई है, जो न केवल वैश्विक औसत के दुगने से अधिक है बल्कि पश्चिमी समकक्षों से भी काफी अधिक है। मतलब लगातार हमारे शोध कार्य हो रहे हैं।
क्यूएस के वरिष्ठ उपाध्यक्ष बेन स्टार्टर ने कहा कि मात्रा के लिहाज से भारत अब शोध क्षेत्र में दुनिया का चौथा सबसे बड़ा देश है और इस अवधि में 13 लाख मतलब 2017 से 2022 के बीच में 13 लाख अकादमिक शोध पत्र तैयार किए गए हैं, जो चीन के 45 लाख, अमेरिका के 44 लाख और ब्रिटेन के 14 लाख से पीछे है। तो सबसे अधिक शोध पत्र कौन जारी करता है? वो है चाइना, दूसरे पे अमेरिका है, तीसरे पे ब्रिटेन, चौथे पे भारत है। उन्होंने कहा कि मौजूदा गति को देखते हुए भारत शोध उत्पादकता में ब्रिटेन को पीछे छोड़ने के करीब है। उन्होंने कहा कि हालांकि उद्धरण गणना द्वारा मापे गए शोध प्रभाव के संदर्भ में भारत 2017 से 2022 की अवधि के लिए विश्व में 9वें स्थान पे, मात्रा में देखेंगे तो चौथे स्थान पे है। ठीक है। शार्टर ने कहा कि यह एक प्रभावशाली परिणाम है और उच्च गुणवत्ता वाले प्रभावशाली अनुसंधान को प्राथमिकता देना तथा अकादमिक समुदाय के भीतर इसका प्रसार जो है वो अगला कदम है। तो आगे बढ़ते हैं हम लोग। देखिए थोड़ा सा यहाँ पर इस पेज पे भी दिया गया है, पेज नंबर आपका कहते हैं 4 पे, जो दिल्ली वाला संस्करण है, यहाँ पर भी क्यूएस रैंकिंग के बारे में थोड़ी बात की गई, इसको भी थोड़ा देख लेते हैं। देखिए विषय के आधार पर क्यूएस वर्ल्ड यूनिवर्सिटी रैंकिंग के नवीनतम संस्करण में 9 विषयों में पिछले वर्ष के मुकाबले दिल्ली विश्वविद्यालय ने उच्च पायदान प्राप्त किया है। हालांकि 25 विषयों के अध्ययन के लिए डीयू को दुनिया के शीर्ष विश्वविद्यालयों में से एक के रूप में नामित किया गया है। डीयू कुलपति प्रोफेसर योगेश सिंह ने बताया कि क्यूएस प्रेस ऑफिस की तरफ से लंदन से 10 अप्रैल को जारी विशेष संस्थागत प्रेस विज्ञप्ति के अनुसार डीयू ने कई विषयों में पिछले वर्ष के मुकाबले इस बार और भी अच्छा स्थान पाया है। उन्होंने कहा दिल्ली विश्वविद्यालय इनमें से 25 विषयों के लिए रैंक करता है। इनमें से 9 विषयों में पिछले वर्ष के मुकाबले डीयू ने उच्च पायदान प्राप्त किया है। 11 विषयों में पिछले वर्ष के बराबर की रैंक रही, जबकि 4 विषयों में डीयू को पहली बार रैंक मिला है। इस रैंकिंग में भारत के 68 संस्थानों में 368 कार्यक्रमों की रैंकिंग की गई है। देखिए वैश्विक उच्च शिक्षा विशेषज्ञ क्वेरली साइमंड्स, क्यूएस का फुल फॉर्म है क्वेरली साइमंड्स की तरफ से 10 अप्रैल को विषय के आधार पर क्यूएस वर्ल्ड यूनिवर्सिटी रैंकिंग 2024 का संस्करण जारी करते हुए बताया गया कि यह संस्करण 16,400 से अधिक व्यक्तिगत विश्वविद्यालय कार्यक्रमों के प्रदर्शन पर स्वतंत्र तुलनात्मक विश्लेषण प्रदान करता है, जो वैश्विक स्तर पर 96 स्थानों में 1500 से अधिक विश्वविद्यालय के छात्रों द्वारा लिए गए हैं। इनमें दुनिया भर के 55 शैक्षणिक विषयों और 5 व्यापक संकाय क्षेत्र शामिल हैं। ठीक है। अब हम लोग आगे बढ़ते हैं, आगे देखते हैं। एक सेकंड, यहां पर हम लोग संपादकीय वाले पेज पे जाएं तो संपादकीय वाले पेज में जो एक कोटेशन दिया गया है बेंजामिन फ्रैंकलिन का, ये महत्वपूर्ण है, आप इसको नोट कर सकते हैं। इनका कहना है कि वे लोग जो थोड़ी सी अल्पकालिक सुरक्षा प्राप्त करने के लिए अत्यावश्यक आजादी का त्याग करते हैं, वे ना तो आजादी के और ना ही सुरक्षा के लायक होते हैं। और वही संपादकीय में जो लेख दिया गया है वो अस्थिर म्यांमार और भारत की मुश्किलें। तो एक प्रकार से देखें यह लेख आपके आईआर के दृष्टिकोण से इंटरनेशनल रिलेशन वाले पोर्शन के लिए काफी महत्वपूर्ण है, चूंकि म्यांमार भारत का पड़ोसी है और फरवरी 2021 से यहां पर जो एक प्रकार से युद्ध लगातार चल रहा है। तो ये महत्वपूर्ण लेख है। ठीक है, हम लोग आगे बढ़ते हैं। यहां पर हम लोग बात करेंगे होम्योपैथी दिवस के बारे में। ठीक है, तो देखिए आपका जो विश्व होम्योपैथी दिवस होता है वो प्रत्येक वर्ष 10 अप्रैल को, कब मनाया जाता है? 10 अप्रैल को मनाया जाता है। राष्ट्रपति द्रौपदी मुर्मू ने 10 अप्रैल को कहा कि होम्योपैथी की स्वीकार्यता व लोकप्रियता को और बढ़ाने में अनुसंधान एवं दक्षता की अहम भूमिका होगी। ध्यान रखिएगा, जो भारत सरकार का जो आयुष मंत्रालय है, उस आयुष मंत्रालय के तहत ही आपका होम्योपैथी आता है। ठीक है, एलोपैथी आयुष मंत्रालय के तहत नहीं आता है, वो स्वास्थ्य मंत्रालय के तहत आता है, जबकि जो आपका होम्योपैथी है वो आपका आयुष मंत्रालय के तहत आता है। बस इतनी चीज आप यहाँ पे याद रखिएगा। और इसके साथ ही साथ ये याद रखिएगा कि जो विश्व होम्योपैथी दिवस 2024 जो 10 अप्रैल को मनाया गया है, इसकी थीम क्या है? 2024 के लिए जो थीम है वो थीम आप नोट कर लीजिएगा, होमियो परिवार, वन हेल्थ वन फैमिली, होमियो परिवार वन हेल्थ वन फैमिली। जबकि 2023 में इसकी थीम क्या थी? इसकी थीम थी होम्योपैथी पीपुल्स चॉइस फॉर वेलनेस। क्या थी 2023 की? होम्योपैथी पीपुल्स चॉइस फॉर वेलनेस। ठीक है, अब हम लोग आगे बढ़ते हैं, आगे देखते हैं। यहां पर एक कह सकते हैं एक सामाजिक मुद्दा है, सोसाइटी से संबंधित है, इसे एक बार हमें पढ़ना महत्वपूर्ण है। इससे आपको बहुत सारे पॉइंट जो है सोसाइटी से रिलेटेड मिलेंगे कि किस प्रकार से हमारे समाज में जो विधवाएं हैं या वृद्ध व्यक्ति है, अब मुख्यतः जो उसमें महिलाएं हैं, चाहे बुजुर्ग महिला हो या विधवा महिलाएं हो,
उनकी जो समाज में एक प्रकार से जो स्थिति है, उस स्थिति जो चिंताजनक स्थिति है, उसके बारे में यहां पर बताया गया है, चुनाव के संदर्भ में ही है। तो इसको थोड़ा सा पढ़ते हैं, इससे आपको कई सारे पॉइंट मिलेंगे। देखिए, इसमें एक महिला का जो है उल्लेख किया गया, मेरी उम्र अब 80 साल हो गई है, इतने साल बहुत कोशिश की, लेकिन अब इस उम्र में मतदाता के रूप में पहचान पाकर भी क्या करूंगी। दर दर भटकने से अच्छा है कि आखिरी समय शांति से प्रभु के भजन में बिता दूं। ये पूरी जो चीजें ली गई हैं, ये आपका मथुरा के वृंदावन में जो महिलाएं रहती हैं वहां का संदर्भ लिया गया है। यह कहना है वृंदावन में एक मंदिर में भजन के लिए अपनी बारी का इंतजार कर रही अनीता दास का। कोलकाता से 17 साल पहले पति के निधन के बाद वृंदावन आई दास की तरह की हजारों विधवा महिलाएं ऐसी हैं जिन्हें परिवार ने ठुकरा दिया, समाज ने भी जगह नहीं दी, और मतदाता पहचान पत्र नहीं होने के कारण अब लोकतंत्र के सबसे बड़े पर्व चुनाव में भी उनकी सहभागिता नहीं है। मथुरा लोकसभा क्षेत्र में वृंदावन, राधाकुंड और गोवर्धन की तंग गलियों में कहीं भीख मांगती, कहीं तपती धूप में भंडारे की कतार में खड़ी, तो कहीं मात्र 10 रुपए के लिए 4 घंटे भजन गाने के लिए अपनी बारी का इंतजार करती सफेद साड़ी में लिपटी ये महिलाएं किसी राजनीतिक दल का वोट बैंक नहीं है। तो ये जो लाइनें हैं, ये हमें बताती है कि हमारे सोसाइटी में, हमारे समाज में जो इस प्रकार की महिलाएं हैं, चाहे वो विधवा हो या बुजुर्ग महिलाएं हो, उन्हें किस प्रकार से समाज दुत्कारता है और किस प्रकार से उनकी स्थिति क्या है, वो उसका उल्लेख इन लाइनों से होता है। देखिए, लिहाजा राजनीतिक उदासीनता ही इनकी नियत है। मथुरा के 18 लाख से अधिक मतदाताओं में इनकी संख्या 1% भी नहीं है। परिवार छोड़ा तो पहचान भी ये वहीं छोड़ आई है। आश्रमों में रहने वाली इन महिलाओं में से नाम मात्र के पास मतदाता के रूप में पहचान पत्र है, लेकिन उम्र के इस आखिरी पड़ाव पर खड़ी इन अधिकांश महिलाओं का नाम किसी मतदाता सूची में दर्ज नहीं है। दास ने कहा कि मुझे पता है कि चुनाव हो रहे हैं, बंगाल की हालत भी गंभीर है, लेकिन मैं यहाँ शांति से रहना चाहती हूँ। न तो वोट डालने में रुचि रह गई है और न ही मतदाता पहचान पत्र बनवाने में। वहीं पति के निधन के बाद बहू की कथित प्रताड़ना से तंग आकर 15 साल पहले यहां आई महानंदा अपनी स्मृति पर जोर डालने की कोशिश करते हुए कहते हैं कि शायद 10 साल पहले वोट डाला था, मेरे पास आधार कार्ड है लेकिन मतदाता पहचान पत्र नहीं है, और बनवाने के लिए अब इधर किसको बोलूं। लेकिन 67 ईयर्स 67 साल की गायत्री मुखर्जी को इसका मलाल है कि वह देश की नागरिक तो है लेकिन मतदाता नहीं। पति के न रहने के बाद इकलौती बेटी को कैंसर से खोने के कारण बेसहारा हुई मुखर्जी इलाज के लिए लिया गया कर्जा चुकाकर वृंदावन आई थी। उन्होंने कहा कि पहले मैं किराए से रहती थी, लेकिन हमेशा डर रहता था कि पास में थोड़ा बहुत जो भी सामान है चोरी ना हो जाए। इसके अलावा कदम कदम पर अपमान होता था, सो अलग है। तो इसको आप चुनाव के नजरिए से, या जो चुनाव के जो मुद्दे हैं वहां पे आप इस्तेमाल कर सकते हैं। आपके जो सामाजिक मुद्दे होते हैं वहां पर आप इस चीज को जो है, इस प्रसंग को आप इस्तेमाल कर सकते हैं। तो चलिए आगे बढ़ते हैं। अब यहां हम लोग बात कर लेते हैं नेशनल क्रेडिट फ्रेमवर्क, ये है क्या। तो थोड़ा सा इस न्यूज को पढ़े तो आपको समझ में आएगा। देखिए, सीबीएसई जो है, सीबीएसई एक बोर्ड है, सीबीएसई 6ठी, 9वीं और 11वीं कक्षा के लिए नेशनल क्रेडिट फ्रेमवर्क शुरू करेगा। देखिए, केंद्रीय माध्यमिक शिक्षा बोर्ड 2024-25 शैक्षणिक सत्र से प्रायोगिक रूप से कक्षा 6ठी, 9वीं और 11वीं के लिए नेशनल क्रेडिट फ्रेमवर्क शुरू करेगा, और उसने अपने संबद्ध स्कूलों को इसमें भागीदारी के लिए आमंत्रित किया है। सरकार ने पिछले साल स्कूल, उच्चतर और व्यावसायिक शिक्षा के निर्बाध एकीकरण को सुनिश्चित करने और विद्यार्थियों को पूर्व से अपने क्रेडिट जमा करने की अनुमति देने के लिए राष्ट्रीय शिक्षा नीति 2020 के कार्यान्वयन के तहत प्राथमिक से लेकर के पीएचडी स्तर तक नेशनल क्रेडिट फ्रेमवर्क शुरू किया था। तो ये शिक्षा से संबंधित है, ध्यान रखिएगा, ठीक है। और ये आपका राष्ट्रीय शिक्षा नीति 2020 में इसका उल्लेख किया गया है। तो इसके बाद सीबीएसई ने भी इसे लागू करने के लिए अपना मसविदा दिशा निर्देश तैयार किया। सीबीएसई ने कहा कि सीबीएसई ने मसविदा एनसीआरएफ कार्यान्वयन दिशा निर्देशों को तैयार कर जारी किया है। उन पर कई कार्यशालाओं में चर्चा की और केंद्रीय शिक्षा मंत्रालय से मंजूरी प्राप्त की। पत्र में कहा गया है कि इनकी प्रभावशीलता का परीक्षण और मूल्यांकन करने के लिए इन दिशा निर्देशों का प्रायोगिक कार्यान्वयन किया जाना है। सीबीएसई से संबद्ध स्कूलों में सत्र 2024-25 के लिए 6ठी, 9वीं और 11वीं, ध्यान रखिएगा, 6ठी, 9वीं, 11वीं कक्षा में इसे लागू करने की योजना बनाई गई है। सीबीएसई ने कहा कि इस प्रायोगिक कार्यक्रम में रुचि रखने वाले स्कूलों के प्राध्यापक अर्थात प्रिंसिपल इस बारे में सूचित कर सकते हैं। विद्यार्थी कक्षा में पठन पाठन, प्रयोगशाला कार्य, परियोजनाओं, खेल प्रदर्शन कला, राष्ट्रीय क्रेडिट कोर्स, सामाजिक कार्य, व्यावसायिक शिक्षा व अनुभवात्मक शिक्षा से क्रेडिट अर्जित कर सकते हैं। ये क्रेडिट आपके जुड़ते रहेंगे कक्षा 1 से लेकर के पीएचडी तक। जो भी आप इस तरह के एक्स्ट्रा करिकुलम करेंगे वो आपके एज ए क्रेडिट आपके जुड़ते जाएंगे, ठीक है। तो यही आपका है, ठीक है, नेशनल क्रेडिट फ्रेमवर्क। तो इस चीज को आप ध्यान रखिएगा कि आखिर ये है क्या, ठीक है। अब आगे बढ़ते हैं।
आगे चलते हैं अगले पेजों पे। तो यहां पे आते हैं देश दुनिया के बारे में, जो पेज है आपका पेज नंबर है 18। एक सेकेंड, पेज नंबर 18 है यहां पर। एक सेकेंड, यहां पर एक न्यूज है कि स्विट्जरलैंड की सरकार ने कहा है कि वह यूक्रेन में शांति की राह प्रशस्त करने के लिए जून में उच्च स्तरीय अंतर्राष्ट्रीय सम्मेलन की मेजबानी करेगा। 2 साल से ज्यादा समय से यूक्रेन और रूस के बीच जारी युद्ध को समाप्त कर शांति कायम करने के लिए यह पहल की जा रही है। स्विट्जरलैंड के बुर्जन स्टाक रिसोर्ट में 15 से 16 जून को सम्मेलन का आयोजन किया जाने की संभावना है। यूक्रेन के राष्ट्रपति वोलोदिमीर जेलेंस्की ने भी सम्मेलन को लेकर सहमति दी है। ठीक है, स्विट्जरलैंड के विदेश मंत्री इग्ना जियो कैसिस ने राजधानी बर्न में कहा कि यूक्रेन के बाद हमने सबसे पहले रूस से बात की, क्योंकि रूस के बिना शांति प्रक्रिया नहीं हो सकती, भले ही वह पहली बैठक में मौजूद ना हो। अब यहां पर हम लोग आगे बढ़ते हैं। देखिए, जो आपका लखनऊ संस्करण है उसमें एक और न्यूज दी गई है जो कि आपके दिल्ली संस्करण में नहीं है। वो ये है कि अभी हाल ही में जो है WHO विश्व स्वास्थ्य संगठन ने जो है WHO 2024 ग्लोबल हेपेटाइटिस रिपोर्ट जो है जारी की है, उस रिपोर्ट के बारे में। तो देखिए, यहां पे नहीं है, थोड़ा सा उसके बारे में हम लोग डिस्कशन कर लेते हैं जो कहा गया है, उसके बाद हम लोग हेपेटाइटिस है क्या उसके बारे में भी थोड़ी जानकारी देखेंगे। विश्व स्वास्थ्य संगठन WHO ने कहा कि हेपेटाइटिस के कारण जान गंवाने वालों की संख्या बढ़ रही है और इस संक्रामक बीमारी से वैश्विक स्तर पर रोजाना 3,500 और प्रतिवर्ष 13 लाख लोगों की मौत हो रही है। WHO 2024 ग्लोबल हेपेटाइटिस रिपोर्ट में कहा गया कि 187 देशों के नए डेटा से पता चला है कि वायरल हेपेटाइटिस से होने वाली मौतों की अनुमानित संख्या 2019 में 11 लाख से बढ़कर के 2022 में 13 लाख हो गई है। रिपोर्ट के अनुसार इनमें से 83% मौतें हेपेटाइटिस बी के कारण और 17% मौतें जो है वो हेपेटाइटिस सी के कारण हुई है। मतलब ये दोनों से मिलाकर के काफी मौतें हुई हैं। विश्व हेपेटाइटिस शिखर सम्मेलन में जारी रिपोर्ट में कहा गया है कि हेपेटाइटिस बी और सी संक्रमण के कारण वैश्विक स्तर पर रोजाना 3500 लोग मर रहे हैं। हेपेटाइटिस बी और सी संक्रमण के करीब 2/3 मामले, जो 2/3 मामले हैं, वो सामूहिक रूप से बांग्लादेश, चीन, इथोपिया, भारत, इंडोनेशिया, नाइजीरिया, पाकिस्तान, फिलीपींस, रूस और वियतनाम में है। यदि बात करें आंकड़ों की, तो चीन के बाद WHO कहना है कि चीन के बाद हेपेटाइटिस बी और सी के सबसे ज्यादा मामले कहां पे हैं? भारत में। नंबर 1 पर आपका इन मामलों में चाइना है, दूसरे नंबर पे आपका भारत है। देखिए, हेपेटाइटिस जो यकृत तथा लीवर की सूजन होती है, जिसके कारण कई प्रकार की स्वास्थ्य संबंधी समस्याएं होती हैं और यह जानलेवा भी होती है। थोड़ा सा हेपेटाइटिस के बारे में और थोड़ी सी जानकारी हम लोग देख लेते हैं कि हेपेटाइटिस आखिर है क्या। तो देखिए, हेपेटाइटिस संक्रामक वायरस और गैर संक्रामक दोनों तरीके से होता है। संक्रामक और गैर संक्रामक एजेंटों के कारण होता है, जिससे कई प्रकार की स्वास्थ्य संबंधी समस्याएं होती है, जिनमें से कुछ घातक हो सकती हैं और डेथ भी होती है। हेपेटाइटिस वायरस के 5 मुख्य प्रकार हैं। ठीक है, तो ये कौन से हैं? A, B, C, D व E। सबसे अधिक आप जो नाम सुने होंगे B और C का। ठीक है, तो ये जो नामकरण है, इनमें से प्रत्येक के संचरण, गंभीरता, भौगोलिक वितरण और रोकथाम के तरीके अलग अलग है। कुछ हेपेटाइटिस के जो है आपके टीके भी आते हैं, कुछ के नहीं आते हैं। बी और सी जो है, बी और सी जो हेपेटाइटिस है, ये लीवर सिरोसिस, मतलब इसमें अधिकतर जो आपकी समस्या होती है वो लीवर संबंधित होती है, यकृत जो होता है उससे संबंधित होती है। चाहे आपके यकृत में कुछ घाव हो जाता है, ठीक है, घाव टाइप का हो जाता है, तो इसे ही लीवर सिरोसिस कहते हैं, या लीवर कैंसर हो गया, या वायरल हेपेटाइटिस संबंधित मौतों का सबसे आम कारण जो है वो आपका हेपेटाइटिस बी और सी है। संक्रमण, जो संक्रमण होता है उसके कारण क्या है? इसके जो मुख्य कारण है हेपेटाइटिस बी और सी के, तो हेपेटाइटिस बी तथा सी दोनों संक्रमण विभिन्न माध्यमों से फैलते हैं, जिनमें मां से बच्चे में संचरण हो सकता है, असुरक्षित रक्त संक्रमण से, संक्रमित रक्त के साथ संपर्क एवं दवा उपयोगकर्ताओं के बीच सुइयों का लेन देन करने से भी हो सकता है। एक ही सुई का कई लोगों के द्वारा इस्तेमाल करने से भी यह संक्रमण फैलता है। तो इतनी चीजों को भी आप यहां पर याद रखिएगा। ठीक है, अब यहां पर एक और है, यह है आपका भारत और अमेरिका के बीच साझेदारी नई ऊंचाइयों पर। तो आप इसको IR के दृष्टिकोण से भी देख सकते हैं। देखिए, अमेरिका के राष्ट्रीय सुरक्षा सलाहकार JK सुल्लिवन ने कहा है कि प्रौद्योगिकी और अन्य क्षेत्रों में सहयोग से भारत और अमेरिका के बीच साझेदारी नई ऊंचाई पर पहुंच गई है। सुल्लिवन ने अमेरिका के राष्ट्रपति के आधिकारिक आवास एवं कार्यालय व्हाइट हाउस में एक संवाददाता सम्मेलन के दौरान कहा कि ब्रिक्स में शामिल देश भारत और अमेरिका के बीच साझेदारी प्रौद्योगिकी, सुरक्षा और कई अन्य क्षेत्रों में सहयोग के कारण नई ऊंचाइयों पर पहुंच गई। कौन कौन से क्षेत्र हैं? प्रौद्योगिकी, सुरक्षा और अन्य कई क्षेत्रों में। ब्रिक्स जो है वो दुनिया की तेजी से उभरती अर्थव्यवस्थाओं का एक समूह है,
पहले इसमें ध्यान रखिएगा ब्रिक्स के बारे में, ब्रिक्स में पहले 5 सदस्य थे, अब वर्तमान में 9 हो गए हैं, तो इसको भी ध्यान रखिएगा। ब्रिक्स का गठन कब हुआ था, ये आप कमेंट बॉक्स में हमें बताएंगे कि ब्रिक्स का गठन किस वर्ष हुआ था। तो देखिए वर्तमान में यदि बात करें तो ब्रिक्स जो है वो ब्राजील, रूस, भारत, चीन, दक्षिण अफ्रीका, तो 5 देश पहले से। अब जो 4 नए शामिल हुए उसमें मिस्र, इथोपिया, ईरान और संयुक्त अरब अमीरात है। ठीक है 4, और जबकि सऊदी अरब जो है वो प्रोसेस में है, वो अभी इसमें विचार कर रहा है कि इसमें शामिल हुआ जाए या ना हुआ जाए। तो ये 9 देश वर्तमान में ब्रिक्स के सदस्य हैं। तो ध्यान रखिएगा, अभी तक आपको 5 देश मालूम थे कि ब्रिक्स में केवल 5 देश है, नए 4 देशों के नाम आपको हो सकता है ना मालूम हो, तो इसको नोट डाउन कर लीजिएगा। क्या क्या है जो नए 4 देश हैं, वो कौन से हैं? मिस्र है, इथोपिया है, ईरान है और संयुक्त अरब अमीरात है। देखिए ईरान जो है आपका ब्रिक्स में भी शामिल हो गया है और जो एससीओ संघाई सहयोग संगठन है वहां पर भी शामिल हुआ है। ठीक है, शुल्विन से पूछा गया कि ईरान, मिस्र, संयुक्त अरब अमीरात और इथोपिया के ब्रिक्स में शामिल होने और सऊदी अरब के इसका हिस्सा बनने पर विचार करने के मद्देनजर क्या दुनिया में अमेरिकी नेतृत्व की स्थिति कमजोर हो रही है? इसके जवाब में शुल्विन ने कहा कि मुझे लगता है कि अगर आप दुनिया के प्रमुख क्षेत्रों में अमेरिका की भूमिका और उसके संबंधों को देखें तो हम अपनी स्थिति को देखकर अच्छा महसूस करते हैं। शुल्विन ने कहा कि यदि आप देखें कि नाटो का फुल फॉर्म क्या? उत्तरी अटलांटिक संधि संगठन, इसकी स्थापना कब हुई थी? वर्ष 1949 में क्या हुआ है? इस हमने नाटो को पहले से कहीं अधिक बड़ा बना दिया। वर्तमान में इसके 32 सदस्य हैं, ध्यान रखिएगा 32 सदस्य हैं। यदि आप देखें कि सप्ताह क्या हो रहा है तो अमेरिका, जापान और फिलीपीन की ऐतिहासिक त्रिपक्षीय बैठक हो रही है। यदि आप हिंद प्रशांत क्षेत्र पर नजर डालें तो पाएंगे कैसे हमें न केवल पारंपरिक सहयोगियों के साथ बल्कि वियतनाम, इंडोनेशिया और आसियान मतलब दक्षिण पूर्व एशियाई राष्ट्रों का संगठन, जिसमें पहले 10 देश थे, अब एक नया देश शामिल हुआ है तिमोर लेस्टे, तो 11 देश हो गए। ठीक है, के सदस्य देशों के साथ भी अपने संबंधों को मजबूत किया है। शुल्विन ने कहा कि अमेरिका ने रूस के रक्षा औद्योगिक आधार को मदद देने के संबंध में चीन के सामने अपनी चिंता व्यक्त की है। तो आप इन पॉइंटों को यहां से पॉइंटों को लेकर के आईआर में इस्तेमाल कर सकते हैं। ठीक है, आगे बढ़ते हैं, आगे आते हैं खेल पृष्ठ पे आते हैं। तो खेल पृष्ठ पे जो चीजें हैं उसमें क्या क्या है उसको देख लेते हैं। यहां पर एक सेकेंड, यहां पे ओलंपिक के बारे में, पेरिस ओलंपिक जो कि आपको 2024 में होना है, 2020 में टोक्यो ओलंपिक हुआ था जो कि 2021 में होता है कोविड की वजह से। उसके बाद इस साल का जो ओलंपिक, मतलब इस 4 साल बाद ओलंपिक जो हो रहा है पेरिस ओलंपिक है। तो इसी ओलंपिक के संबंध में कुछ डेटा यहां पर हम लोग देख लें तो इसमें से कुछ डेटा आपके काम का रहेगा। ठीक है, देखिए पेरिस ओलंपिक में ट्रैक एवं फील्ड के 48 स्पर्धाओं में, ट्रैक एवं फील्ड की मतलब एथलेटिक्स से संबंधित 48 स्पर्धाओं के स्वर्ण पदक विजेताओं को विश्व एथलेटिक्स जो संगठन है, विश्व एथलेटिक ने पहली बार $50,000 वर्तमान दर से देखें तो 41.6 लाख रुपए की पुरस्कार राशि देने की घोषणा की है। विश्व एथलेटिक्स के इस कदम से 2028 में जो लॉस एंजल्स, मतलब 2024 में आपका पेरिस में हो रहा है, जो उसके बाद जो ओलंपिक होगा 2028 में, वो कहां पे होगा? संयुक्त राज्य अमेरिका के लॉस एंजल्स में, जिसे शॉर्ट में एलए कहते हैं। एलए में होने वाले खेलों में तीनों पदक विजेताओं, मतलब यहाँ पे अभी तो बात की जा रही है कि स्वर्ण पदक विजेताओं को दिया जाएगा, फिर आपके रजत और कांस्य वालों को भी देने का प्रावधान किया जाएगा। तो लॉस एंजल्स में होने वाले खेलों में तीनों पदक विजेताओं को पुरस्कार देने का मार्ग प्रशस्त होगा। भारत को पेरिस ओलंपिक में भाला फेंक खिलाड़ी नीरज चोपड़ा से स्वर्ण पदक की उम्मीद है। नीरज ने टोक्यो ओलंपिक में देश के लिए एथलेटिक्स का पहला स्वर्ण पदक जीता था। महत्वपूर्ण फैक्ट याद रखिएगा। वह इसके साथ ही व्यक्तिगत स्पर्धा में निशानेबाज अभिनव बिंद्रा के बाद स्वर्ण पदक जीतने वाले, व्यक्तिगत स्पर्धा की बात हो रही है, टीम वर्क की बात नहीं हो रही है, तो व्यक्तिगत स्पर्धा में निशानेबाज अभिनव बिंद्रा के बाद स्वर्ण पदक जीतने वाले देश के दूसरे खिलाड़ी बने थे। इस ऐतिहासिक निर्णय जो आपका विश्व एथलेटिक्स संघ ने लिया है के साथ WA ओलंपिक खेलों में, WA जो है अर्थात विश्व एथलेटिक्स ओलंपिक खेलों में पुरस्कार राशि देने वाला पहला अंतरराष्ट्रीय महासंघ बन जाएगा। मतलब आपको जो पुरस्कार राशि ओलंपिक खेलों में मिलेगा, उसके अलावा एथलेटिक्स में ये विश्व एथलेटिक्स संघ देगा आपको अलग से। ठीक है, WA अर्थात विश्व एथलेटिक्स ने एक बयान में कहा कि विश्व एथलेटिक्स ओलंपिक खेलों में पुरस्कार राशि देने वाला पहला अंतरराष्ट्रीय महासंघ बन जाएगा। W अर्थात विश्व एथलेटिक्स, WA विश्व एथलेटिक्स पेरिस में इस ग्रीष्मकालीन ओलंपिक खेलों में सफलता के शिखर को प्राप्त वाले अर्थात जो स्वर्ण पदक जीतेंगे वाले एथलीटों को आर्थिक रूप से पुरस्कृत करेगा। विश्व एथलेटिक्स के अध्यक्ष सेबेस्टियन को ने कहा कि ओलंपिक स्वर्ण पदक विजेताओं के लिए
पुरस्कार राष्ट्र की शुरुआत अंतर्राष्ट्रीय निकाय और समग्र रूप से एथलेटिक्स के खेल के लिए एक महत्वपूर्ण क्षण है। उन्होंने कहा कि अंतर्राष्ट्रीय ओलंपिक समिति के राजस्व आवंटन में कुल 2.4 मिलियन डॉलर लगभग 18.63 अरब रुपए को पुरस्कार के लिए दिया गया है, जो हर 4 साल में विश्व एथलेटिक्स को मिलता है। इसका उपयोग 48 एथलेटिक्स खेलों में से प्रत्येक में स्वर्ण पदक जीतने वाले एथलीटों को $50,000 की राशि से पुरस्कृत करने के लिए उपयोग किया जाएगा। उन्होंने कहा कि विश्व एथलेटिक्स की इस पहल में एलए लॉस एंजल्स 2028 ओलंपिक खेलों में रजत और कांस्य पदक विजेताओं तक विस्तार किए जाने की प्रतिबद्धता शामिल है। रिले टीम है, जिसमें 4 लोग मिलकर दौड़ पूरी करते हैं, रिले टीमों को भी इस राशि से सम्मानित किया जाएगा, जिसे टीम के सभी खिलाड़ी आपस में साझा करेंगे। उन्होंने कहा कि 2028 लॉस एंजल्स ओलंपिक जुड़ी पुरस्कार राशि के प्रारूप और संरचना की घोषणा खेलों के समय के करीब की जाएगी। तो इससे बहुत सारे पॉइंट आपको पता क्या चले, जैसे कि आपका 2028 का ओलंपिक कहां पे होगा, तो आपको पता हो गया, लॉस एंजल्स, संयुक्त राज्य अमेरिका में। इसके अतिरिक्त भारत के संदर्भ में कि व्यक्तिगत श्रेणी में व्यक्तिगत स्पर्धा में पहला स्वर्ण पदक जीतने वाले भारतीय कौन रहे? अभिनव बिंद्रा निशानेबाजी में। दूसरे कौन रहे हैं? नीरज चोपड़ा, ठीक है, भाला फेंक में। तो इतनी चीजें आप यहां पर याद रखिएगा। तो इस वीडियो में बस इतना ही, मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए बहुत बहुत धन्यवाद।